स्टेम पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो क्षेत्र जो किसी भी देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। ये 5 क्षेत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति, धरती, ब्रह्मांड, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और जीवन को समझने का तरीका, विज्ञान के ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाना और डिजाइन करने का तरीका, नई खोजें, नई तकनीक, नई दवाइयां जो देश और दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। ग्लेशियर, वो सफेद दैत्य जो धीरे धीरे पहाड़ों को काटते हैं। ग्लेशियर नदियां बनाते हैं और मौसमों को बदलते हैं। ग्लेशियर जो नदियों की जननी है और जीवन का सबसे पवित्र स्रोत जल हमें सौंपती है। ग्लेशियर धरती का अनमोल खजाना जो चुपचाप हिमालय, आर्कटिक और अंटार्कटिक में छुपी है। भारत की कई बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का जन्म ग्लेशियर से ही होता है। ये ग्लेशियर गर्मियों में पिघलते हैं और लाखों लोगों को पीने का पानी, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए जल देते हैं। ये सिर्फ बर्फ के विशाल ढेर नहीं बल्कि हमारी धरती के संतुलन के गुप्त रक्षक हैं। ये विशाल बर्फ की नदियां न केवल पानी का सबसे बड़ा स्रोत हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन की सबसे सटीक निशानदेही भी है। क्या आप जानते हैं कि पिघलती ग्लेशियर से बाढ़ यानी फ्लड का खतरा भी बढ़ता है। आज हम चल पड़ेंगे एक बर्फीले सफर पर, उन ठंडी, शांत लेकिन जीवन से भरी चट्टानों की ओर जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयां जहां हवा पतली होती है और जिंदगी बर्फ में सिमटी होती है, जहां बर्फ चुपचाप बहती है और हर कण में एक कहानी दबी होती है। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे और समझेंगे ग्लेशियर और ग्लेशियल हाइड्रोमेट्रोलॉजी के बारे में, विज्ञान की वो शाखा जो ग्लेशियरों के जल चक्र, बर्फबारी, बारिश, तापमान और नदियों के बहाव को समझने की कोशिश करता है। बर्फ कब और कितनी गिरती है, ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहा है और इससे नदियों के जल स्तर पर क्या असर होगा, इसको जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में साइंटिस्ट सी के पद पे कार्यरत डॉक्टर अमित कुमार। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर अमित कुमार के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। मैं यहाँ पर साइंटिस्ट सी के पद पर कार्यरत हूँ और लास्ट 14 ईयर से ग्लेशियर से रिलेटेड और उससे संबंधित आपदाओं के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले मैं NIH रुड़की और पंजाब यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड रह के अपना कार्य गंगोत्री ग्लेशियर में पूरा कर चुका हूँ, जिसमें हमने ग्लेशियर से रिलेटेड मेल्ट वाटर डिस्चार्ज कितना है, वहाँ पर मौसम का क्या आंकड़े रहते हैं और उसका क्या प्रभाव ग्लेशियर पे पड़ता है, उससे संबंधित अपना काम अपनी PhD में पूरा किया। तत्पश्चात वाडिया इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और उसी कार्य को हम लोगों ने दूसरे ग्लेशियर पर भी एक्सपेंड किया। और पहले ये इन्फॉर्मेशन 2 या 3 ग्लेशियर से आती थी, अब ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन कम से कम 10 ग्लेशियर से आ रही है और पूरे हिमालय में लगभग 10,000 ग्लेशियर हैं, जिसमें से अभी इंडिया 20 या 30 ग्लेशियर को ही मॉनिटर कर रहा है ड्यू टू चैलेंजेस एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़। डॉक्टर अमित कुमार ने हमें बताया ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर कैसे बनते हैं, कैसे पिघलते हैं और इनका पिघलना हमारे भविष्य के लिए एक वैश्विक चेतावनी है। ग्लेशियर एक आइस का बॉडी होती है जो ग्रेविटी के थ्रू नीचे मूव करती है और दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ग्लेशियर मूविंग आइस की बॉडी है जो ग्रेविटी के थ्रू नीचे मूव करती है और एक फ्रेश वाटर का रिसोर्स है हमारे डाउन स्ट्रीम रीजन के लिए, जिसको हम डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। उस पानी को जैसे हम इरिगेशन में यूज़ कर रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर में कर रहे हैं और एक पावर जनरेशन में इस पानी का यूज़ होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया गंगा मतलब इंडस और ब्रह्मपुत्रा, और इसमें इतने ग्लेशियर हैं कि ब्रह्मपुत्रा और गंगा में निरंतर पानी की धारा मिलती है, जिससे हम लोग डाउन स्ट्रीम रीजन को ये ड्राई सीजन में पानी की
जो उपलब्धता है वो कराते हैं। अभी हमारा रिसर्च एरिया उत्तराखंड के कुछ ग्लेशियर में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें द्रोणागिरी और चोराबारी केदारनाथ के ऊपर जहाँ पे आपदा आई थी 2013 में, गंगोत्री और पिंडारी, काफनी, ये सारे मिला के 8 ग्लेशियर हम लोग उत्तराखंड में कर रहे हैं। बाकी हम लोग काराकोरम रीजन में भी 2-3 ग्लेशियर को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कितना पानी वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, ग्लेशियर कैसे क्लाइमेट के रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का सर हम अध्ययन इंटीग्रेटेड वे में कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे वेदर स्टेशन हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ के मौसम संबंधी आंकड़ों के लिए, और पानी का जो वहाँ पे डिस्चार्ज है और सेडिमेंट कितना वहाँ से इरोड होके आ रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें अध्ययन कर रहे हैं, उत्तराखंड रीजन और दूसरे रीजन, और उससे संबंधित आपदाएँ भी, जैसे चमोली में हुई, केदारनाथ में हुई, और जैसे लेक डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लेशियर जैसे जैसे रिसीड कर रहे हैं, तो ग्लेशियर लेक का भी एक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा पिछले डिकेड में देखा गया। तो उससे संबंधित आपदाओं के लिए क्या चेतावनी तंत्र हम लोग स्थापित कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम में लोगों को बचाने के लिए, आम आदमी को उससे कैसे अवेयर कर सकते हैं, उस तरह का अध्ययन हमारा इस संस्थान में अभी चल रहा है। डॉक्टर अमित कुमार ने हमें बताया कि ग्लेशियर और उससे जुड़ी आपदाओं की स्टडी कैसे होती है और इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होता है, और इस रिसर्च से इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर हम ये देखें कि ग्लेशियर और ग्लेशियर से रिलेटेड एक बेसिन को अगर हम कवर करें, जैसे भागीरथी बेसिन अगर हम कवर करते हैं, तो उसमें ग्लेशियर का जो मेल्ट आ रहा है वो मेल्ट कितना आएगा, उससे उसके बाद वो अगर हम क्वांटिफिकेशन किसी भी आम आदमी जैसे जो संबंधित हाइड्रो पावर जैसे सोसाइटी है, वो उस पानी का डिस्चार्ज तब करती है जब उनको ये पता होना होगा कि पीछे से कितना पानी आएगा। तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि पानी का पता नहीं कितना आएगा और हमें इरिगेशन के लिए कितना देना है उसी टाइम पर, पावर जनरेशन के लिए कितना देना है, ड्रिंकिंग के लिए कितना देना है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पानी की स्केर्सिटी आने वाले टाइम में हो रही है, उस हिसाब से जो स्टडी हम लोग ऊपर सोर्स रीजन में कर रहे हैं, उससे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन एक आम आदमी तक पहुंचेगा या नहीं, ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी बन जाती है आज के समय में, जब हम सब जानते हैं कि ग्लेशियर रिसीड हो रहे हैं। आगे डॉक्टर अमित कुमार ने हमें उनकी रिसर्च का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो बताया। पहले के रिसर्च एरिया के पास से 20 साल पहले की अगर बात करें, तो जिस तरह का डेटा हम लोग कलेक्ट करते थे वो मैनुअल बेस होता था। मतलब फील्ड हम जाते थे, मैनुअली वहाँ पर रीडिंग लेते थे, और अपने उसके बाद दूसरे जो पर्सन हमारे साथ एसोसिएटेड होता वो 1 महीने रहता था, तो 6 महीने का डेटा इकट्ठा करने में हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। अभी टेक्नोलॉजी का सहारा लेके जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे पहले हम लोग मैनुअल गेज लगा देते थे, तो उसकी रीडिंग लिखना, फिर उसको कैलिब्रेट करना, उसके बाद इंस्टीट्यूट में आना, उसको फिर पब्लिश और रिपोर्ट फॉर्म तक ले जाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आज हमें हर सेकंड का, हर मिनट का डेटा अगर हम चाहें तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसको हम लोग लगा के, इवन वहाँ पे रुकने की ज़रूरत भी नहीं है, उनको हम लोग यहाँ पे भी रियल टाइम में डेटा अपने संस्थान में लेके, इवन पहले 1 ग्लेशियर पे करते थे, आज 10 ग्लेशियर पे करेंगे। डिफरेंट रीजन में जो ग्लेशियर है उनका रिस्पांस भी डिफरेंट है, तो इस तरह की हेट्रोजेनिटी को एड्रेस करने के लिए जो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं उनको और स्ट्रेंथन करेंगे ताकि प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आए और एक आम आदमी को ग्लेशियर से संबंधित खतरे कब कब हो सकते हैं उस चीज़ के लिए अवेयर करें। अभी हमारे जो बेसिन्स हैं, आप ट्रांस बाउंड्री रीजन की अगर बात करेंगे, वो दूसरे जो हमारी कंट्रीज़ हैं, हिमालयन कंट्रीज़, हिमालयन स्टेट्स, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो नेपाल, भूटान और चाइना, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, इनके अभी ग्लेशियर का एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमारे पास हमारे इंडियन हिमालयन रीजन में है, उनके रीजन में भी है। और जैसे ब्रह्मपुत्रा वहाँ से आएगी तो आप हमारे रीजन में फ्लो करती है। तो वो सारी चीज़ों में हम लोगों का जो डेटा कलेक्शन है वो पिछले 100 साल से हो रहा है सर। मतलब एजेंसीज़ हैं जो इस डेटा को बहुत पहले से कलेक्ट कर रही हैं, उसके बेसिस पर फिर हम लोग क्लाइमेट चेंज के कंट्रीब्यूटर बहुत अच्छे हैं, हम लोग IPCC में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी रिपोर्ट जो जनरेट होती है। और अपने यहाँ पर आपको अगर ये देखें कि हमारा जो विचित्र भौगोलिक स्थिति है भारत की, एक ही समय पर सूखा भी पड़ेगा, बाढ़ भी आएगी, उन चीज़ों से निपटने के लिए हमारे पास चैलेंजेस ज़्यादा हैं और इसलिए हमारा शोध भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अभी आने वाले समय में बढ़ गया है। तो इस पोजीशन में हम लोग अच्छा कर रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है अच्छा करेंगे। रिलेटेड टू पर्टिकुलर डोमेन अभी 30-40 पेपर हो गए हैं और हम लोग अभी पेपर से कम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ बना के दिखा दें, कुछ ऐसा चीज़ विकसित करें जो पेपर से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। पेपर इज़ डिफरेंट थिंग। ये मीडिया का सर एक बहुत बड़ा रोल है, एक साइंस कम्युनिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं,
उसमें हम लोगों का अभी जो भी रिसर्च पेपर की आपने जैसे बात करी, उसको आम आदमी तक कैसे पहुंचाएं, उसका सबसे अच्छा ज़रिया ये मीडिया और पोस्टकास्ट, यही सारी चीज़ें हैं। इसके थ्रू हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं आने वाले समय में। और एक जो आम आदमी जो बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, उसको भी इसके माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से, वो आजकल मोबाइल है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें हर कोई देखता है, तो ये भी एक अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने का। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। स्टेम पॉडकास्ट की इस श्रृंखला को उत्प्रेरित और समर्थन दिया है भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद ने। प्रोग्राम को प्रोड्यूस मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन ने किया है तथा तकनीकी सहयोग जयंतिका त्रिपाठी द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ नया जानने को मिला होगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए खुश रहिए। अलविदा।